हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्य शांतिपुरी। मैं हूं कदर सौम्य प्रमाणिक और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनीबॉडी कैन लर्न अकाउंटेंसी ये कोर्स का सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अगर नहीं देखे हो सो क्लिक इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड वॉच दैट, क्योंकि दैट सेशन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग कोर्स ओवरव्यू करे हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किए हैं which students generally feel students generally face when they come into commerce stream। और वो सारे प्रॉब्लम्स का एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बताए हैं with the help of my own practical experiences। So basically आज ज्यादा फिजूल बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आज एकदम कोर्स सब्जेक्ट्स में घुसने का कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली एक इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग ये जो कोर्स है इसको शुरू करेंगे। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है who are coming in this commerce stream, science students who are willing to take professional courses like CA, CFA, CMA, CS, and those students who are currently studying in 8, 9, 10 and they are willing to understand the field of commerce, field of subjects which are present in commerce, and after that they will be discussing whether they will come in commerce field or not, क्योंकि 8, 9, 10 में कॉमर्स सब्जेक्ट्स को ज्यादा हम लोग समझते नहीं है। कॉमर्स सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत डाउट्स रहता है, कैसा है सब्जेक्ट वो पता नहीं चलता। सो ये कोर्स आपको एकदम बेसिक टू लिटिल एडवांस्ड नॉलेज भी दे देगा, क्योंकि हम लोग ये कोर्स में नॉट ओनली थ्योरी एंड पेपर प्रैक्टिकल्स बट ऑल्सो हम लोग सॉफ्टवेयर में एक्सेल और टैली ये दो सॉफ्टवेयर यूज करके भी प्रैक्टिकली सम्स करेंगे और सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ का अकाउंटिंग भी करेंगे। तो चलिए अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और एकदम डायरेक्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ जाता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया और ये जूम को कर देता हूं मिनिमाइज। उसके बाद ना मैं एक बार एनोटेट इसको ले लेता हूं, बिकॉज मेरे को अभी बहुत चीज ड्रॉ करके भी बताना है और मैं आपको बता ही दिया हूं और एक बार दिखा देता हूं। आई हैव बॉट दिस एक्सपी पेन टैबलेट फॉर प्रॉपर एनोटेशन, क्योंकि माउस में उतना ज्यादा फील नहीं आता है। सो मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूं। आप भी लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि वी आर कमिंग विथ लॉट्स ऑफ ग्रेट कंटेंट स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड करियर गाइडेंस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली लेट मी टेक द माउस फर्स्ट। we have talked about the things that you are going to get here. Then we have come to the course content also. Then we have come to problems you may face in school and practical solutions. अब थोड़ा रिलैक्स करो मतलब क्या, सो मत जाओ रिलैक्स करो मतलब अभी हम लोग लर्न करने वाले हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्लाइड है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। भाई ये सारे टर्म्स तो मैं एकदम सेम यूज करता था, कभी अकाउंट्स बोलता था, कभी अकाउंटिंग बोलता था, कभी अकाउंटेंसी बोलता था, और बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इसका फर्क नहीं जानते। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये एकदम फर्स्ट जो चैप्टर है ना आप पढ़ने वाले हो क्लास 11 में, ये फर्स्ट चैप्टर में ये बताया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब हॉस्टल में गया था हम लोग का इंट्रोडक्शन लाइक ऐसे हुआ था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड वी डिडंट नो द आंसर, क्योंकि हम लोग को कोई बताया नहीं था, वी हैवंट रिसर्च प्रॉपर्ली। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलो, बेसिकली अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में बहुत अंतर है।
चलिए एक बार अकाउंटेंसी को एकदम थियोरेटिकल वे में पहले एक बार पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। Basically, accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial information to the users of accounting. It includes bookkeeping. भाई साहब, ये छोटा सा एक डेफिनेशन में कितना कुछ बोल दिया आपने। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। मेरा एक बहुत रेस्पेक्टेड टीचर थे जिनका नाम है विकास सर। उन्होंने एक तो मेरे को हम लोग को एक तो क्या बोलते हैं उसको, एक्रोनिम बताए थे। IMRCSAIC। इसका मतलब है ये रट्टा मारने का एक प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ये रट्टा मारने का चीज नहीं है। इसको कैसे समझते वो पहले बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या भाई? प्रोसेस मतलब है कि भाई कोई काम करने के लिए एक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमको करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग कुकिंग, ठीक है। लेट मी टेक द पेन। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग कुकिंग, तो कुकिंग अगर करना है, अरे यार कुकिंग अगर करना है, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अगर कुकिंग करना है तो क्या क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप पनीर बटर मसाला बनाना चाहते हो, पनीर करी। लेट मी टेक पनीर करी, क्योंकि पनीर बटर मसाला का रेसिपी मेरे को भी नहीं आता। तो पनीर करी में आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो आपको यूटेंसिल्स चाहिए, उसके बाद वेजिटेबल्स, पनीर, मसाला, ये सब चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? रेसिपी चाहिए, और रेसिपी के हिसाब से एक के बाद एक डालना है। अगर समझ लो आप वेजिटेबल्स को फ्राई नहीं किए, पनीर को फ्राई नहीं किए और डाल दिए कढ़ी में, बिफोर एडिंग ऑयल यू आर गिविंग वाटर एंड ऑल द थिंग्स यू आर मिक्सिंग अप, तो क्या होगा? करी बनेगा नहीं, करी हौच-पौच हो जाएगा। तो हर एक चीज में प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस हमेशा क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। तो भैया इसका मतलब क्या ये है? प्रोसेस कभी अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ तो प्रोसेस नहीं होता। ऑब्वियसली अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ, उसका कोई डायरेक्ट कोई पाथ है, ऑब्वियसली दैट कैन बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल जिसको आप शॉर्टकट बोलते हो। लेकिन हर एक चीज अगर आपको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना है तो प्रोसेस मेंटेन करके करना पड़ता है। अकाउंटिंग करने के टाइम भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन आज हम अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कैसे है, क्यों है, वो अभी बताएंगे और ये आप सीखोगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। कहां गया ये, कहां गया? अरे यार, चलो इसको अनडू ही कर देता हूं, क्योंकि ओके, इसको अनडू करता हूं। तो हर एक चीज में प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रोसेस आप चीज को संपूर्ण तरीके से अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए यू हैव टू हैव अ प्रोसेस। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट यू मीन बाय आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। अगर आप किसी को पहचानते नहीं हो तो आप, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक अ फ्रेंडशिप विथ अ समबडी, अगर आप उसको जानते नहीं हो तो कैसे आप उससे फ्रेंडशिप करोगे? तो इसीलिए कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा समझ लो, अभी के लिए डेटा समझ लो। डेटा तो जानती ही हो, तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। सो वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को तो पहले आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। भाई इतना सारा डेटा है, कौन सा डेटा मेरे को चाहिए? तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या है? रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है भाई? रिकॉर्डिंग मतलब तो जानते ही हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं अभी, मतलब एक चीज चल रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो दैट
बाद में उसका यूज कर सकता हूं। तो इसीलिए ये आइडेंटिफाइड डेटा को अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं, क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में उसका यूज करने वाला हूं। ओके, सो रिकॉर्डिंग इज द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब आप अगर आप कोई डेटा को कलेक्ट किए, उसको क्लासिफाई भी करना जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में गए हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट से आप जाने हो उनका हाइट क्या है, उनका सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उनका सपोज वेट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो बहुत टाइप का डेटा आपके पास है। तो वो डेटा अगर एक जगह आप दिखाओगे, तो दैट वुड बी वेरी वेरी मोनोटोनस, राइट। और उसको मतलब उसको आप यूज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डेटा एक जगह नहीं है, क्लासिफाइड नहीं है। अगर हाइट का सारा डेटा एक जगह हो गया, उसके बाद वेट का सारा डेटा एक जगह हो गया, इंटरेस्ट का डेटा एक जगह हो गया, सब्जेक्ट्स का डेटा एक जगह हो गया, तो देखने में भी इजी हो जाता है और इसको यूज करने में भी हमको इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं वो सारे डेटा कलेक्ट किया, अब कोई मेरे को बोल रहा है कि भाई ये स्कूल में बच्चों का इंटरेस्ट क्या क्या है वो मेरे को बताओ। तो मैं तो अभी वो हॉचपॉच डेटा में ढूंढने नहीं जाऊंगा ना, ये मेरा इंटरेस्ट है, हाँ इधर लिखा है कि हाँ ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। तो उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा, उसमें मेरे को एफिशिएंसी नहीं आएगा। अगर सारा इंटरेस्ट एक जगह लिखा हुआ है, तो मैं झट से देख के बता दूंगा कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट, ये स्कूल स्टूडेंट्स का ये इंटरेस्ट है, आप देख लो, अच्छे से क्लासिफाइड तरीके से दिखाया गया है। तो क्लासिफिकेशन मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, एक जगह जो सिमिलर आइटम्स है उसको वो डेटा को गच्छित करना, मतलब अरेंज करना। ओके, क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद क्या है? समराइजिंग। देखो, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब तो ये डेटा को यूज करने लायक बनाना है ना, तो इसीलिए हमको समराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा एग्जाम्पल से एनालॉजी करके बता रहा हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए। उसके बाद तो मैं टेक्निकल टर्म में जाऊंगा, तब बताऊंगा कि समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सबका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है अकाउंटिंग फील्ड में, क्या क्या टूल्स है ये समराइज करने का, क्या क्या टूल्स है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करने का, आइडेंटिफिकेशन का। तो समराइजिंग जो है, वो समराइजिंग हमको क्यों करना पड़ता है? सो दैट हम ये डेटा को सही मायने में, सही तरीके से एनालाइज करने के लिए, यूज करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एकदम प्रॉपरली यूजेबल डेटा हमारे सामने आए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, you are an interviewer, you are going to take interview of a celebrity. now आप सेलिब्रिटी के पास गए हो, वो सेलिब्रिटी बोल रहा है अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। अच्छा सर थोड़ा बता दीजिए ना, आपका फेवरेट फूड क्या है, वो अभी बताया। फिर थोड़ी देर बाद आप गए हो, फिर आपका फेवरेट फ्लावर क्या है, आपका फेवरेट ये क्या है, वो क्या है, आप इधर सुने हो। तो अगर आप ये सारे डेटा को एक एक जगह क्लासिफाई करके उसके बाद अपने तरीके से अगर उसको समराइज ना करे हो, तो कैसे आप न्यूज़पेपर में उसको छपाओगे कि भाई ये सेलिब्रिटी ये बातें बोले थे, ये क्वेश्चन का ये आंसर जवाब दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समराइजिंग। उसके बाद क्या है? एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग तो बहुत टेक्निकल चीज हो गया, स्ट्रेटेजिकल थिंग हो गया। एनालाइज बुद्धिमान लोग कर सकता है, आइडेंटिफाइंग करने में थोड़ा दिमाग लगता है, बाकी तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फॉर्मेट पकड़ के कर लो, कोई दिमाग नहीं लगता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन एनालाइजिंग करने में दिमाग लगता है, इंटरप्रेटिंग करने में दिमाग लगता है, कम्युनिकेटिंग करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाया एनालाइज इंटरप्रेटिंग के बाद, कम्युनिकेशन का भी स्ट्रेटेजी होता है। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं आता, तो कैसे डेटा रीच करेगा? देखो, कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा आपको मैं क्या है ना, एक तो फ्लो चार्ट बना देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन कैसे होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे होता है देख लो। सेंडर क्या करता है? इनकोड क्या? मैसेज।
ओके, एनकोड करके मैसेज एक मीडियम के थ्रू किसको देता है, रिसीवर को, और ये रिसीवर मैसेज को लेके अपने लैंग्वेज में डिकोड करता है, उसके बाद फिर से जो फीडबैक है उसको एनकोड करता है, फिर ये सेंडर को भेजता है, फिर सेंडर खुद उसको डिकोड करके समझता है, फिर अगर कोई फिर से कुछ मैसेज देना है तो फिर से वो इनकोड करते हैं। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जनरल कम्युनिकेशन। तो इसमें भी सेम एक प्रोसेस फॉलो होता है, ये प्रोसेस भी कैसे होता है वो तो टेक्निकली हम समझेंगे, लेकिन आप आशा करता हूँ ये समझ में मैं आपको समझा पाया हूं कि ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में, उसके बाद ही अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। विदाउट दिस प्रोसेस अकाउंटिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड। और ये प्रोसेस फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन के पहले तो आप क्लासिफाइंग नहीं कर सकते हो, रिकॉर्डिंग के पहले आप इंटरप्रेटिंग कर सकते हो क्या, नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नाउ आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आइडेंटिफाइंग, क्या आपको करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है ये भी जानने का बात है, और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन है उसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इधर देख पा रहे हो, आई थिंक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो बेसिकली इट इज द मेन थिंग। यार क्या है, ये क्या है भाई, चलो मेरे को मिल गया, मैं ये ढूंढ रहा था, तो ठीक है। तो बेसिकली ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो डेटा है वो आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करके उसको समराइजिंग करके एनालाइज करके इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर देते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आप लेमन टर्म में समझ लो, जो ये डेटा को लेके यूज करते हैं। अब डेटा को लेके यूज कौन कौन करते हैं, बहुत जन करते हैं, और उसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। भाई बुक कीपिंग तो और एक खतरनाक टर्म आ गया। बुक कीपिंग क्या है, देखो बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है। बुक कीपिंग ये आइडेंटिफिकेशन से लेके ये समराइजिंग तक क्या है, बुक कीपिंग। और ये होल थिंग क्या है, ये होल थिंग है अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग अगर ये है उसके अंदर बुक कीपिंग आता है, और ये क्या है, अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं ना, बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का टेक्निकल टर्म्स क्या है। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन तो आप एक्सपीरियंस के ऊपर करते हो, आप जानते होंगे कि ये चीज हमारे लिए यूजफुल है, ये चीज आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको नॉलेज है ये चीज मेरे अकाउंटिंग करने के लिए चाहिए, तो इसीलिए आप आइडेंटिफिकेशन करते हो। लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग ये किसमें किया जाता है, ये किसमें किया जाता है, बेसिकली ये जर्नल में किया जाता है। सिर्फ क्या जर्नल में किया जाता है, नहीं बाबा, जर्नल में सिर्फ नहीं किया जाता है, बट ऑल्सो इन different types of subsidiary books। बाप रे क्या क्या बोल दे रहे हो आप, सब्सिडियरी बुक्स, जर्नल, क्या है ये, बाप रे। अभी तो हम सिर्फ टर्म्स बताए हैं, बाद में तो इसका चीर फाड़ के समझ भी लेंगे। तो आप सिर्फ नाम समझ लो अभी, सब्सिडियरी बुक्स, जर्नल। और आप अगर इतना क्यूरियोसिटी हो रहा है तो सब्सिडियरी बुक्स का थोड़ा नाम भी लिख दो। चलो सब्सिडियरी बुक्स का थोड़ा नाम भी लिख दो। फर्स्ट मैं एक बार बुक लिख देता हूं, परचेज बुक, फिर उसके बाद आप परचेज बुक, हाँ परचेज बुक, ये डी नहीं है, परचेज बुक। उसके बाद सेल्स बुक, उसके बाद बिल्स पेएबल बुक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक,
उसके बाद परचेस रिटर्न बुक, उसके बाद जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर तो ये जर्नल जैसे ही दिखता है, ठीक है, लेकिन सब्सिडरी बुक्स के अलावा और किसी चीज में लिखते हैं क्या? हाँ लिखते हैं ना, कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक तो सुने ही होंगे। कैश बुक आपके पेरेंट्स लोग कैश बुक देखते हैं, पासबुक, आपके अगर पापा के बिजनेस है, मम्मी के बिजनेस है, तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट कैश बुक। ओके, सो अगर बैंक का खाता है तो यू नो अबाउट कैश बुक। सो बेसिकली कैश बुक is a very integral part. It is both a ledger and journal. यानी ये अगर सब्सिडियरी बुक है, ये सब्सिडियरी बुक तो है ही, बट ऑल्सो इट इज अ प्रिंसिपल बुक। क्लियर? तो ये सब के बारे में तो हम बाद में एक एक करके समझेंगे, कैश बुक क्या है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो तो बाद में करेंगे। तो एक आप मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेसिक जो कोर्स है, ये आपको ये बोलने के लिए क्या क्या चीज है और क्या क्या कितना डेप्थ तक हम जाते हैं अकाउंटिंग पढ़ने के टाइम क्लास 11 और 12 में। ठीक है, तो आपको समझ में आ जा रहा है कि ये चीज हमको पढ़ना होगा और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज अकाउंट्स। अरे क्या बोल दिया? ओ मैं तो अभी ये पढ़ा रहा था ना, मैं कहाँ चला गया? अरे नहीं, मैं रिकॉर्डिंग बोला ना, अब क्लासिफाइंग भी बोलूंगा ना, तो चलो इसीलिए मैं एक साथ बोल दिया इसको। क्लासिफाइंग मतलब सेग्रीगेट करना। क्या? सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट मतलब जितने सारे ट्रांजैक्शन है मेरा। अब ट्रांजैक्शन क्या है बाबू भैया? ट्रांजैक्शंस ये है which are financial financial acts आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बाइंग, सेलिंग, ये सारे ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, अब आप सेलिंग किया, उसमें सेलिंग करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट क्या है? ये मेरा इवेंट है। तो आप ये दो टर्म समझ गए, क्या क्या ट्रांजैक्शन है और क्या इवेंट है। ये और एक बार हम कहां पढ़ेंगे? जब हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये क्लासिफाई करने के टाइम वो सिमिलर ट्रांजैक्शंस जो पहले हम रिकॉर्ड किए थे उसको क्लासिफाई भी तो करना है। मतलब सपोज मैं आज मतलब 3 तारीख एक परचेस किया, 3 तारीख एक चीज खरीदा, उसके बाद 5 तारीख एक चीज खरीदा, उसके बाद 7 तारीख एक चीज खरीदा। तो मैं अभी एक चीज खरीदा, बाद में कुछ खरीदा, उसके बाद कुछ खरीदा, तो हैपजर्डली मैं खरीदता रहता हूं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कब मैं खरीदूंगा। तो इसीलिए ये जो परचेस एंट्री है, ये परचेस एंट्री तो खो जाएगा ना, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो एक जगह। फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स बना रहे हो, सारा चीज आप अगर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, मैथ्स, साइंस सब एक जगह आप लिखते चलोगे, तो बाद में जब आपका रिवीजन करने का टाइम आएगा आप तो ढूंढते ही रह जाओगे कि कौन सा मेरा अकाउंटेंसी का टॉपिक है, कौन सा मेरा मैथ्स का टॉपिक है। तो इसीलिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ता है, सेपरेट कॉपी बनाना पड़ता है, जहां पर आप अकाउंटिंग करते हो, जहां पर आप मैथ्स का चीज करते हो, जहां पर आप साइंस का सम्स करते हो। तो इसीलिए हम एक एक अकाउंट्स भी बनाते हैं, अकाउंट्स भी बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, और ये लेजर अकाउंट्स में हम लोग सिमिलर ट्रांजैक्शंस एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, क्लियर? तो बेसिकली ये जो लेजर अकाउंट्स है ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शंस है, सिमिलर ट्रांजैक्शन, सपोज ये परचेस अकाउंट है मेरा, अगर ये मेरा परचेस अकाउंट है, मैं 3 तारीख कैश से खरीदा, कैसे हुआ ये सब एंट्री मैं बताऊंगा ना, चिंता मत करो। अब समझ लो ये कैश से खरीदने का एंट्री है, ये क्रेडिट में खरीदने का मतलब धार में खरीदना। ओके,
सो क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर मतलब क्या, मैं जिसको मैं जिससे सामान खरीदा हूं लेकिन पैसा नहीं दिया अब तक, बाद में पैसा दूंगा। ओके, धार में खरीदा हूं, ये 5 तारीख खरीदा। देखो एक जगह मैं 3 और 5 तारीख का ट्रांजेक्शन देख पा रहा हूँ एक ही अकाउंट के अंदर। अगर ये जर्नल में रहता 3 तारीख का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं होता है। और 5 तारीख का समझ लो 4-5 पेज के बाद लिखा हुआ है, तो मेरे को अभी देखना पड़ेगा, उसके बाद ये पेज पे देखना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे देखना पड़ेगा, फिर कितने बार देखना पड़ सकता है वो भगवान जाने। तो ऑब्वियसली हम अगर एक लेजर बना के सब कुछ लिखेंगे तो देखने में इजी हो जाएगा, और बाद में जब इसको हम समराइजिंग करेंगे तब भी इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लियर कर देता हूं इतना मैं लिखा हूं। तो क्लासिफाइंग में क्या है, लेजर, और इसीलिए अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स भी डिफरेंट होता है। अकाउंट्स, अकाउंटिंग, ये दोनों डिफरेंट चीज है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है और अकाउंट्स क्या है, लेजर हेड्स है, लेजर अकाउंट्स है। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, समराइजिंग मतलब जो लेजर हम प्रिपेयर किए, जो हम क्लासिफाइंग करे हैं, वो क्लासिफाइड डेटा को एक जगह अगर हम इसको लाइन बाय लाइन लिख दे तो उसको यूज करने में हमको मदद आ जाएगा। ठीक है, अब समराइजिंग हम करेंगे। समराइजिंग मतलब इधर ट्रायल बैलेंस होता है। क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्लियर, क्लियर ना। तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी सब कुछ सही है कि नहीं ये देखने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए, अगर एरिथमेटिकल कोई एरर है ये फाइंड करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने से अगर ट्रायल बैलेंस मैच भी हो गया, ट्रायल बैलेंस करेक्ट दिख रहा है, फिर भी ट्रायल बैलेंस ऐसा एश्योर नहीं करता है कि बुक्स में कुछ भी एरर नहीं है। वो हम लोग जब बेसिक पढ़ेंगे तब जब बाद में ये सब आएगा तब हम पढ़ेंगे, जब ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन एरर करेंगे तब हम बता देंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया कि समराइजिंग में जो टूल है दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब ये जो डेटा है, ये डेटा को हम चीर फाड़ के देखेंगे, डेटा को बहुत तरीके से, तरीके बहुत बहुत टाइप बहुत वे से जज करने का कोशिश करेंगे। इसमें आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बनाना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली हम कंपनी के लिए अकाउंट नहीं बनाते हैं, कंपनी के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि ये कोर्स में हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप 12 में पढ़ोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनता है, इधर डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। ठीक है, कोई अकाउंट नहीं बनता इधर। और क्या है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये डिफरेंट तरीके का फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंप्यूट करते हो, उसके बाद एनालाइज करते हो, फिर जो इंटरप्रिटेशन है, रेशियो एनालिसिस करते हो, रेशियो एनालिसिस करते हो। ओके, तो ये सब करने के बाद आप इंटरप्रेट करते हो। सपोज मेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ, बहुत इजी है। डेप्ट क्या है, डेप्ट मतलब जो मेरा ड्यू है, मैं थर्ड पार्टी को मैं जितना देने वाला हूं, अभी तक नहीं दिया हूं, मैं ओ करता हूं, तो वो मेरा डेप्ट है। ठीक है, और मेरा इक्विटी, इक्विटी में मतलब मेरा जो कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, बेसिकली ये डेप्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये सब चीज तो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन ये कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेप्ट टू इक्विटी, ये डेप्ट टू इक्विटी अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट,
अच्छा चलिए, तो इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब कैपिटल। तो इसमें क्या क्या यूज होता है? कैपिटल होता है यूज और लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली और एक बार मैं क्लियर कर देता हूं इसको। हाँ, तो डेप्ट और इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? कैपिटल। और डेप्ट मतलब क्या? मेरा जो उधार है, उधार। इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, उधार है। तो जो मेरा उधार है, ठीक है, ये उधार और डेप्ट टू इक्विटी, ये स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1। अगर ये 2:1 है, ये अच्छा है। अगर सपोज मान लो ये 2:1 नहीं है, 1.5:1 है, तब मैं बोलूंगा कि हाँ कुछ तो दिक्कत है भाई। तो ये मेरे को इंटरप्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। हाँ, क्या यार, समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ? तो ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में क्या क्या यूज होता है? एक तो मेरा डेप्ट और मेरा इक्विटी यूज होता है। और ये डेप्ट क्या है? ये मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट है। ये जब आप रेशियो एनालिसिस 12 में करोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, ओके। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया व्हाट इज हाउ टू डू इंटरप्रेटिंग। उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो बहुत तरीके से होता है। कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो? कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली व्हाट यू टॉक अबाउट, ईमेल में भेज देना, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करना भी एक कम्युनिकेशन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नोट्स देना, नोट्स टू अकाउंट्स देना, ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। क्लियर? तो सिर्फ कम्युनिकेशन ये नहीं है कि मैं बता रहा हूं कैसे, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ये सिर्फ नहीं है, बल्कि ये भी है कि कैसे उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट स्टेटमेंट पीएनएल बनाते हैं ऑफ कंपनी। तो ये शेड्यूल 3 में बनाना पड़ेगा, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट इज मैंडेटरी, नोट्स टू अकाउंट्स इज मैंडेटरी। तो ये अगर नहीं देंगे तो कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या है? भाई साहब आप तो बहुत डिटेल में जा रहे हो। तो डिटेल में जाऊंगा इसलिए तो ये कोर्स बनाया हूं ना। इसमें देरी लग सकता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन ये सब अगर चीज मैं नहीं पढ़ूंगा तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इट इज अ होल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब ये तो है ही, बट ऑल्सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोसेस, पॉलिसी, उसके बाद टेक्निक्स। प्रोसेस पॉलिसी मतलब कोई भी अकाउंटिंग करने में तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोसेस होता है, पॉलिसीज होता है, टेक्निक्स होता है। ओके, टेक्निक्स कैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं, पॉलिसी कैसे करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या प्रेस्क्राइब्ड है बाय गवर्नमेंट, बाय फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इंड एस फॉलो करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, तो हम लोग एएसबी के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया क्या फॉलो करते हैं? इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? तो ये सब चीज आप एकदम जब डिटेल में पढ़ोगे ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग के क्लास 11-12 का सिलेबस में नहीं है, वो सीए फाउंडेशन का भी सिलेबस में नहीं है, बाद में हम पढ़ते हैं जब हम लोग सीए इंटर में पढ़ते हैं। ये तो आप पढ़ते नहीं हो, ओके, बहुत डिटेल। और बीकॉम में तो पढ़ते होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, आशा करता हूँ अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंस के बारे में जो फर्क है वो आप समझ पाए। बहुत डिटेल में हम लोग आलोचना किए। चलो, अब हम जानेंगे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग क्या एक तरीके का होता है? सिर्फ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस यू नो आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग समराइजिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेटिंग, ये सब करना क्या? नहीं, सिर्फ वो करना नहीं है, बहुत पार्ट्स है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का नहीं होता है, कॉस्टिंग का भी होता है, मैनेजमेंट का भी होता है। और ये सब एक एक बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। तो डिटेल में इसको हम समझते हैं, बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11-12 में करते हो, क्लास 11 एंड 12 में करते हो, और बाद में भी करते हो, एडवांस अकाउंटिंग करते हो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट डिसीजंस को यू नो मैनेजमेंट डिसीजंस को लेना। तो उसके लिए जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यूज करके अकाउंटिंग किया जाता है। उसके बाद क्या है? कॉस्टिंग।
कॉस्टिंग करने का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि कोई भी चीज का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए। ओके मतलब आप एक प्रोडक्ट बना रहे, फॉर एग्जांपल आप ये सपोज ये लैपटॉप बना रहे हो, जो लैपटॉप में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो लैपटॉप और मोबाइल फोन में आप देख रहे हो, जो भी है लैपटॉप या मोबाइल, तो ये लैपटॉप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, मटेरियल्स मतलब ये सब प्लास्टिक्स वगैरह जो मेटल्स वगैरह है, कैमरा वगैरह ये सब सारा चीज। उसके बाद क्या चाहिए, डायरेक्ट लेबर भी चाहिए ना, लेबर चाहिए तो लेबर भी चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, लेबर चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बियर करना पड़ता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये सब चीज सामान लाने का, उसके बाद ओवरऑलिंग करने का, फिर बहुत सारा एक्सपेंसेस हमको बियर करना पड़ता है। उसके बाद मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद भी बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब होता है ये जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्ट। तो इतना कुछ, फॉर एग्जांपल ये 10 का है, ये 10 का है, ये 10 का है, ये 10 का है, उसके बाद आप 40 इसका कॉस्टिंग बोल रहे हो, उसके बाद इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लगा के आप बेच रहे हो कितने में, 44 रुपीज में। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन अगर आप ठीक से कंप्यूट नहीं करोगे, अकाउंटिंग नहीं करोगे, तो कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों ही बार्डिंग कंसेप्ट है। मतलब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो सीएसआर सॉफ्टवेयर आते हैं, सीएसआर सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा कंपनीज होते हैं वो सीएसआर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ओके तो CSR is a mandatory part and this is a legal compliance also to do CSR. Some part of profit should be for company, some part of profit should be provided into CSR services. Okay, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स इज अ बर्डिंग कंसेप्ट। ऐसा ऐसा मानते हैं बहुत जन कि मेरे टीचर ही बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ साल बाद हम लोग ह्यूमंस को भी अकाउंटिंग करने लगे। अभी तो ह्यूमंस को अकाउंटिंग नहीं करते ना, ह्यूमंस को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं क्या, नहीं करते। ह्यूमन कैपिटल को कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं क्या, नहीं करते। हम जस्ट बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लाइफ स्टॉक का हम रिकॉर्ड करते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब जैसे घोड़ा हो गया, हाथी, गाय हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो ये सब चीज क्या हो गया, लाइफ स्टॉक हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स का रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन बाद में देखा जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स का भी रिकॉर्डिंग हो। सो बेसिकली इट इज अ बर्डिंग कंसेप्ट। तो आप समझ गए कि ये सारे फील्ड्स है, सब फील्ड है ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गुरु कौन है, सीए। मैनेजमेंट सीएमए, आईसीडब्ल्यू अभी चेंज हो गया सीएमए में। और भी बहुत सारा कोर्सेस है, फॉर एग्जांपल सीमा है विच इज अमेरिकन कोर्स। ओके तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये भी सीमा देखते हैं सीएमए में, जो आईसीडब्ल्यू के अभी का नाम है सीएमए, तो सीमा। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है कॉस्टिंग को संभालना। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सीएसआर सॉफ्टवेयर आता है। ह्यूमन रिसोर्स तो अभी एक बर्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, तो मैं एकदम अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन ये तो कोई एग्जाम्स नहीं हो रहा है आपका, आप सिर्फ जानने के लिए, सीखने के लिए आए हो। सो मैं एकदम नॉट एग्जाम मैनर में नहीं बताऊंगा यूजर्स को। नहीं तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एक पेज रहता है पूरा, उसमें एकदम आपको बोला जाता है कि ये मेमोराइज करो क्या क्या वे में अकाउंटिंग का यूज किया जाता है और कौन कौन क्या क्या काम में यूज करते हैं। लेकिन मैं भी समझा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा इसको। देखो ओनर्स का काम क्या होता है, बेसिकली ओनर्स मतलब क्या, बिजनेस का जो ओनर्स है, कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स। ओके एचयूएफ फर्म्स के लिए जो होते हैं कर्ता एंड को पर्सनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप के लिए जो पार्टनर्स है। तो ये मैं जितना भी नाम किया सब ओनर्स होते हैं बिजनेस के। तो ये ओनर्स क्या
इन लोग का क्या मतलब बेनिफिट्स है बिजनेस करने का? उन लोग क्या चाहते हैं? प्रॉफिट चाहते हैं, बिजनेस करके प्रॉफिट चाहते हैं, दैट इज द प्रॉफिट मोटिव विच ब्रिंग्स देम इनटू देयर बिजनेस। तो ये प्रॉफिट मोटिव ठीक से क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है कि नहीं, और क्या क्या रिस्क है, ये सब ओनर्स को फर्क पड़ता है। और ये फर्क पड़ता है इसीलिए इन लोग को यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। तो इन लोग जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट्स है, सब कुछ देखते हैं। ओके, और ये रिपोर्ट्स, ये जो डेटा है, ये सब एनालाइज डेटा को उन लोग खुद फिर से एनालाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो मैनेजमेंट मतलब इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, कंपनी के मामले में पार्टनर्स हो गया जो पूरा काम संभालते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी। क्या क्या बोल दे रहा हूँ, ये सब तो आपको अगर जानना है तो आप थोड़ा वेट करो। मैं जो बिजनेस स्टडीज का कोर्स, ये कोर्स के बाद लाऊंगा, मे बी पैरेलली। अगर फीडबैक आया तो अब अगर कमेंट करो कि ये सब भी हमको सीखना है बहुत जल्दी, तो मैं लाऊंगा। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और they have their separate or exhaustive in some cases management teams जो बिजनेस को संभालते हैं। तो उन लोग को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जरूरत है। उसके बाद एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को किस लिए चाहिए? एम्प्लॉय को देखना है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को बोनस भी देना है, सैलरी भी इंक्रीमेंट करवाना है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा है, एम्प्लॉय को दिखाना पड़ता है, और एम्प्लॉय देख के ये डिमांड करने का उन लोग का हक है कि भाई मेरे को बोनस दो, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको भी थोड़ा शेयर चाहिए ना, हम लोग की वजह से तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट एक्सटर्नल, ये इंटरनल हो गया, मतलब बिजनेस के अंदर ये सारे मेंबर्स है। उसके बाद एक्सटर्नल जैसे इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्टर्स का काम क्या है? इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? फंड क्यों, किस लिए करते हैं? देखो, इन्वेस्टर्स का भी बहुत सारा टाइप होता है। मैं बहुत सारा चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं, तो ये भी बता दूं, इन्वेस्टर्स का भी बहुत सारा नेचर होता है। एक तो होता है बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस एक्सेलरेटर, क्लियर? उसके बाद क्या है? सीट फंड, ओके। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्राउड सीट फंड के साथ आप बोल सकते हो क्राउड फंडिंग भी, ओके। क्राउड फंडिंग ये गवर्नमेंट भी कभी कभी करते हैं, ओके। इन्वेस्टर्स, उसके बाद क्या है? पोर्ट एफडी इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स, ओके। और इन्वेस्टर्स का बहुत तरीका, जैसे बिजनेस इनक्यूबेटर काम है बिजनेस को ग्रो करवाना, ओके। एकदम छोटा बिजनेस है, उसको ग्रो कैसे करवाए। बिजनेस एक्सीलरेटर का काम है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना। सीड फंडिंग का काम है नया आइडिया है तो इसको थोड़ा पैसा दे देते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। गवर्नमेंट भी कभी करते हैं, आप देख सकते हो बिजनेस ब्लस्टर चल रहा है तो सीड फंडिंग मिल रहा है बच्चे लोग को, और वो स्टार्टअप को संपूर्ण करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेके फिर से लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने कैपिटल को। उसके बाद क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग मतलब हम और आप जैसे पब्लिक, बहुत छोटे, ये अभी इंटरनेट के जमाने में पॉसिबल है। सो दे आर giving small amount of fund with very less amount of interest so that they can encourage new businesses. उसके बाद क्या क्या है? अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड टेक्निकल टर्म हो गया, ओके। इसमें मैं ये बिजनेस रिलेटेड इसमें मैं कवर करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये टर्मिनोलॉजीज है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़ा फर्म जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग, हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत पैसा लगाते हैं, अगर कंपनी अच्छा नहीं करते तो वो पैसा नहीं लगाते, बस उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट। उसके बाद क्या है? उसके बाद एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब जैसे हो गया रिलायंस आपका बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, टाटा इन्वेस्ट कर दिया, उन लोग एंजल के तरह होते हैं। अगर एक बार उनका दृष्टि आ गया आपके बिजनेस के ऊपर तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और एंजल इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते,
they also provide consultancy, they also provide different types of mentorship, different types of guidance also. चलिए उसके बाद हम जानते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड एफडी इन्वेस्टर्स इज समथिंग लाइक बहुत टेक्निकल है, बहुत फाइनेंस रिलेटेड टर्म है. एफडी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना. फॉर एग्जांपल कोई बाहर का कंपनी जैसे हो गया मैकडोनल्ड आके बहुत सारे फ्रेंचाइजी के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो बहुत सारे इधर दे आर इन्वेस्टिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन मार्केटिंग एस्टेट्स. सो अगर उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट. अगर इन लोग फिक्स्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अच्छा मैं क्या बोल रहा था, अच्छा मैं थोड़ा आपको सॉरी फॉर मिक्सिंग अप. मैं आपको बोल रहा था फिक्स्ड डिपॉजिट ना, तो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टिंग समथिंग लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट करना, और मैं जो बताना चाह रहा था आपको दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडी इन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली एफडी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडी इन्वेस्टमेंट मतलब मैं थोड़ा मिक्स अप हो गया, मेरा फोन बजा. ओके सो बेसिकली मैं जो बोल रहा था, हाँ सॉरी. तो हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि कोई भी अगर सपोज मैकडोनल्ड आके इधर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट. अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे कोई आदमी अगर बाहर से ये कोई सपोज टाटा के शेयर खरीदा, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये तो अब बहुत तरीके का इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये डिफरेंट आप बहुत नाम दे सकते हो. लेकिन बिजनेस के बारे में अगर बोले तो ये सभी है जो कि एंजल इन्वेस्टर्स हो गया, दे इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस. क्लियर? चलो ओके, सॉरी फॉर मिक्सिंग अप. हाँ क्योंकि मैं थोड़ा इधर आई वाज लिटिल बिट आउट ऑफ द माइंड. ओके तो ऐसे होता है ना, मिस्टेक्स होते हैं हमसे भी, हम मनुष्य है. तो चलो समझ में आया ना. उसके बाद क्या है, लेंडर मतलब हमको पैसा देते हैं, क्रेडिटर लोग, लेंडर लोग. इन लोग को भी चाहिए क्योंकि ये देख रहे हैं कि भाई हम लोग के ये बिजनेस में पैसा है कि नहीं, लिक्विडिटी है कि नहीं, सो दैट ये हमको पे कर सके, बिजनेस हमको पे कर सके. नहीं तो मैं इनको पैसा दे रहा हूँ या पैसा मार दिया तो क्या होगा, ऐसा. ठीक है. उसके बाद क्या है, कस्टमर्स का क्या इंपॉर्टेंस है. कस्टमर्स देखते हैं कि ये बिजनेस सही मामले में क्या, सही मामले में इन लोग का इंटेंशन है भी कि नहीं बिजनेस चलाने का, नहीं कि ऐसे ही खोल दिए बिजनेस. सो अगर बिजनेस अच्छा रन करे तो कस्टमर्स भी लॉयल हो जाते हैं, उनके अंदर भी फेथ, एक टाइप का लॉयल्टी जन्म लेता है. ओके सो दे स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट कंपनी. उसके बाद क्या है, सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स सप्लाई तभी करेंगे ना जब बिजनेस का फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस है, वो स्ट्रांग होगा. अच्छा इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस के बारे में एक बार बात भी कर लेंगे. ठीक है, ठीक है. मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत मैं भूल जाऊंगा. ठीक है, अच्छा मेरे को याद रहेगा, छोड़ो. उसके बाद क्या, पब्लिक का क्या इंटेंशन है. पब्लिक और कस्टमर सब बोल सकते सेम है. पब्लिक का इंटेंशन है कि भाई ये बिजनेस सही मामले में ठीक ठाक काम कर रहे कि नहीं, इनकम टैक्स पे कर रहे कि नहीं. अगर पब्लिक देखो कंपनी, ये पब्लिक इज वेरी रेलिवेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स. क्योंकि देखो अगर शेयर और पब्लिक के अंदर इमेज खराब है, पब्लिक रिलेशन खराब है, तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में पॉपुलरिटी नहीं होगा, आईपीओ लॉन्च करने से सब्सक्रिप्शन नहीं होगा. तो ऑब्वियसली पब्लिक भी दे IPO, फॉर एग्जांपल IPO क्यों जरूरत है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज एक्टिंग एज सपोज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बाद अभी पब्लिक लिमिटेड बनना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली इफ दे नो, पब्लिक नोज दैट ये बिजनेस का जो मोटिव है ये अच्छा है, ये अच्छे से बहुत मेहनत करके प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट में बिजनेस चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है, डेट नहीं है, तो ऑब्वियसली दे वुड बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस बिकॉज उसमें उन लोग का इंटरेस्ट है, उन लोग को कुछ फायदा मिलेगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अरे भाई साहब, उसके हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, चलो ओके. सो
What is the difference between financial performance and what is the difference between financial performance and financial position? The main difference between financial performance and financial position is that performance मतलब सपोज आप डांस करते हो, सपोज डांस करते हो, डांस छोड़ो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है? तो स्पोर्ट्स में आपको एक रेस दौड़ना है, ये रेस है, ये फ्लैग है, ठीक है? तो आप रेस करके 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 आप, ये अगर पोजीशन है आपका, फॉर एग्जांपल इधर आप थर्ड हो, ये अगर पोजीशन है, ये पोजीशन में आपका आप सेकंड हो, अगर ये पोजीशन बोले तो आप फर्स्ट हो, तो आपका पोजीशन इज डिटरमाइंड ऑन ए पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन परफॉर्मेंस आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल ये गेम में इसका परफॉर्मेंस कैसा गया, अच्छा गया कि बुरा गया, दैट मैटर्स। अच्छा गया कि बुरा गया, अच्छा गया तो कितना अच्छा गया, अब इसमें डिस्कशन होगा कि ऐसा गया, कंपैरिजन होगा कि पहले से अच्छा कि पहले से खराब। अगर अच्छा हुआ तो कितना अच्छा हुआ और कितना एक्सपेक्टेशन से मैच हुआ, कितना अभी हो सकता है। सो दैट इज द अदर थिंग्स। लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ पोजीशन का यही मतलब है, परफॉर्मेंस आप देखते हो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, और इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसीलिए आप बोलते हो ना, वैसे डांस का एग्जांपल लिया था तो मैं डांस का एग्जांपल, आप अगर डांस करे हो, डांस परफॉर्मेंस कैसा गया, अच्छा बुरा, ये आप जज कर सकते हो। लेकिन पोजीशन मतलब कंपटीशन, डांस कंपटीशन है, तब अगर आप फास्ट हुए हो, दैट इज योर पोजीशन। तो ऐसे ही फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप जांच करते हो, ठीक है? अगर आप जांच करते हो, कैसे करते हो, देखो, दो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, which gives you whether you have made profit or loss in the accounting year। मतलब ये साल में आप प्रॉफिट या लॉस कमाए हो। और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये है कि अभी आपका पोजीशन क्या है, आप कंपेयर करके बताओ। पिछले साल आपका पोजीशन ये था, ये साल आपका पोजीशन ये है, और ये आप बैलेंस शीट बना के करते हो। मेरा एसेट और लायबिलिटी, मेरा एसेट और लायबिलिटी कितना है, मेरा कैपिटल कितना है, तो ये सब पोजीशन हमको बताता है। और प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को परफॉर्मेंस बताता है, इस साल का परफॉर्मेंस कैसा गया। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? ओके, क्लियर। तो कोरिलेशन विथ, अब हम पढ़ेंगे कोरिलेशन विथ डिफरेंट डिसिप्लिन। मतलब ये जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट बाकी जितने सारे डिसिप्लिन है कैसे कोरिलेट होता है, और क्या क्या चीज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, सपोज मैं इंग्लिश लैंग्वेज का बात करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज टेकन बंगाली से लिए है, कुछ संस्कृत से लिए है, हिंदी से लिए है, फ्रेंच से, लैटिन से, ग्रीक से, ओके, इटालियन से। सो बहुत सारे लैंग्वेजेस से वर्ड्स लेके उसके बाद ये खुद इनरिच हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा स्प्रेडेबल है। तो ऐसे ही अगर अकाउंटिंग को एग्जिस्ट करना है, सो ऑब्वियसली इट हैज टू एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस। तो ये अकाउंटिंग ऐसे ही नहीं बन गया। अकाउंट जैसे मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ये सब जेनेरिक सब्जेक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग इज नॉट अ जेनेरिक सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को बनाया गया है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ जेनेरिक सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, what is the need of maths or what is the application of maths? देखो,
हम लोग एक डिसीजन लेते हैं ऑब्वियसली बिफोर 11 एंड 12 आपको मैथ्स लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए। अभी मैं बता दे रहा हूं मैथ्स आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स का एप्लीकेशन है। विदाउट मैथ्स अकाउंटिंग इज नथिंग, अकाउंटिंग इज जीरो। मैथ्स इज द फंडामेंटल चीज। लेकिन हाँ, फंडामेंटल चीज में फंडामेंटल चीज ही है। ओके, obviously you are not going to get a lot of high level concepts. Geometry नहीं पढ़ोगे आप, trigonometry नहीं पढ़ोगे आप, you know there are other things, for example क्या बोलते हैं उसको, हाई लेवल चीजें इधर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, आप सिर्फ क्या पढ़ते हो? नॉर्मल एरिथमेटिक, नॉर्मल एरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा एंड लिटिल बिट कैलकुलस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो एक साथ आ जाता है, ठीक है। और एरिथमेटिक से बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टूल्स है, रेशियो, प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी मेथड तो एकदम लाजवाब कंसेप्ट है। ओके, दे आर लाइक पैरेलल कंसेप्ट्स ऑफ परसेंटेज है, मतलब कंबाइंड, नॉट पैरेलल, आई वुड से दे आर कंबाइंड टुगेदर। लॉगरिथम, ओके, कैलकुलेशन पर्पस। ओके, उसके बाद आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, which is little bit arithmetic, which is little bit algebra also. algebra में मैट्रिक्स आ जाता है और इक्वेशंस आ जाता है। इक्वेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस आ जाते हैं। सो दे आर द टाइप ऑफ थिंग्स एंड मैथ्स। और मैथ्स के अलावा और एक चीज को मैं बताना भूल गया हूं, और ये फाइनेंस में बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब फाइनेंस और अकाउंटिंग में भी डिफरेंस होता है। हम लोग बोलते हैं कि आई एम इन द फील्ड, अगर मैं अकाउंटिंग पर हूं तो कोई बोलता है हाँ मैं फाइनेंस का बहुत नॉलेज है। नहीं, फाइनेंस और अकाउंटिंग बहुत डिफरेंस है। अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, मैं तो पहले ही बोला, और फाइनेंस एक सब्जेक्ट है। ओके, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा पॉलिसीज है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का बहुत सारे टूल्स है, इंडेक्सेस है, जो कि हम लोग अकाउंटिंग करने में हमको मदद आता है। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी बहुत यू नो इंटर रिलेटेड है विद अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ओके, जो आप पहले ही सीखे हो, जाने हो। तो मैनेजमेंट डिसीजंस लेने में भी अकाउंटिंग मदद करता है। उसके अलावा भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, मैनेजमेंट अकाउंट छोड़ दो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस देख के, फाइनेंशियल पोजीशन देख के, कंपेयर करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, कम्युनिकेट करके जो रिजल्टेंट फंडा आ रहा है, तो वो मेरे को मैनेजमेंट डिसीजन लेने में मदद कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक एसेट खरीदना है, मेरे को एक मशीन खरीदना है मेरे बिजनेस के लिए। मैं तो ये देखूंगा ना मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं मशीन खरीदने का। अगर पैसा नहीं है, इतना कैपेसिटी है कि मैं 2 साल में जो मैं लोन ले रहा हूँ वो मशीन खरीदने के लिए मैं उसको चुका पाऊंगा, उतना लिक्विडिटी मेरे पास क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल क्या है, मेरा फिक्स कैपिटल क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में ये मदद आएगा। बहुत सारा डिसीजन होता है, तो कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजट डिसीजन उसका एक पार्ट हो गया। एक मिनट, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल स्टडीज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल स्टडीज? कॉमर्शियल स्टडीज को आप बिजनेस स्टडीज भी बोलते हो, बिजनेस स्टडीज, ओके, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ओके, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस क्या क्या टाइप का बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद बिजनेस के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो अब कॉमर्शियल स्टडीज तो बेसिकली दे आर एक एक सब्जेक्ट्स ना। हम लोग बिजनेस मैथ्स भी पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों चीज तो अभी हम लोग ये कोर्स में पढ़ लेते हैं। मतलब एनीबॉडी कैन लर्न मैथ्स, एनीबॉडी कैन लर्न इकोनॉमिक्स, एनीबॉडी कैन लर्न कॉमर्शियल स्टडीज, एनीबॉडी कैन लर्न लॉ। ये सब चीज तो हम पढ़ेंगे, आपको इम्पैक्ट आ जाएगा। अब सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिनेंस मैं उतना डीप गया नहीं हूँ, और मैनेजमेंट ये तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का पार्ट है, लेकिन मैनेजमेंट भी बीकॉम में पढ़ा जाता है। तो ये आपको सिखा दूंगा जब मैं अच्छे से सीखूंगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सॉरी मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और आपका हो गया बिजनेस स्टडी, ये तो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो और क्या है? फिनेंस। अब फिनेंस तो इट इज
एन यूनिवर्स, सॉरी ग्रामेटिकल एरर हो गया, ए यूनिवर्स, इट इज अ यूनिवर्स, ठीक है। सो ये क्यों यूनिवर्स है, क्योंकि इसमें बहुत चीज है, और ये कोर्स जो सीएफए कोर्स है इसमें बहुत अच्छे से कवर होता है। वैसे सीए भी अगर आप करते हो तो फाइनेंस का बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाता है। ओके, तो बेसिकली ये जो फिनेंस है इसमें आप बहुत कुछ जानते हो अबाउट स्टॉक मार्केट, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, टोटल होल मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में जानते हो, फिनेंशियल मार्केट जिसको बोलते हैं ओवरऑल। उसके बाद फिनेंशियल डिसीजन, क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, रेशियोज, इंडेक्सेस, बहुत सारी चीज आप जानते हो, तो आपको एकदम द रियल वर्ल्ड किंग बना देंगे ये फाइनेंस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, लॉ। लॉ तो आप जानती हो एक लीगल चीज आ जाता है, और लॉ सुनते ही हमको ये आ जाता है, कोर्ट याद आ जाता है, जेल, कोर्ट, थाना, पुलिस, ये सब आ जाता है याद में। नहीं, लॉ मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ का भी डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे मैं बता देता हूँ लॉ का क्या 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 पार्ट है। लॉ का रूल्स, एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, bylaws. Okay, so different types of there are different parts of law. Okay, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो एक सब्जेक्ट है, और एज दे आर डिफरेंट, यू नो, दे आर सब्जेक्ट्स, तो हम इतना ही अभी बता पाएंगे, नहीं तो पूरा दिन कवर हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलो एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें आपको मजा आएगा थोड़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ जा रहा है, क्योंकि मैं ये वीडियो को लंबा इसीलिए खींच रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन कवर कर देना चाहता हूँ, और नेक्स्ट सेशन से मैं प्रैक्टिकल में जाना चाहता हूँ। सो अगर आपको बोर फील हो जाए तो आप बाद में वीडियो देख लेना, ज्यादा नहीं है, और कितना अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 8 नंबर स्लाइड है, उसके बाद और 4 स्लाइड होगा, ठीक है। देखो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, ये आप देख लो थोड़ा नॉलेज के लिए, वैसे तो ये सब आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। अकाउंटिंग इज प्रिवेलेंट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया एंड इट्स ट्रेस कैन डेट बैक टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब टाइम, ये जो टाइम था एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम, तब से अकाउंटिंग होते जा रहा है। मतलब समझ लो अकाउंटिंग कितना 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 पहले से है। ओके, वैसे साइंस भी पहले से था, सब कुछ पहले से ही होते जा रहा है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स लाइक कंप्यूटर, सब तो पहले नहीं था, लेकिन ये सब छोड़ के इंजीनियरिंग पहले से हो रहा है। Okay, so accounting is not a modern subject, is a old subject, very not old, it is a traditional subject. So as it is a traditional subject, क्योंकि काउंटिंग देखो, भगवान हम लोग को ये मार्क्स ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी भगवान हमको ये मार्क्स दे चुके हैं सो दैट यू कैन काउंट। तो काउंटिंग हमको करना ही है, विदाउट काउंटिंग। इधर आप हार्ट है, हार्ट में सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है ये काउंटिंग करते हैं। हार्ट बीट्स एक फिक्स्ड हार्ट बीट होते हैं हम लोग के। ओके, अगर हार्ट बीट वो जो लिमिट से अगर ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और काउंटिंग बहुत पहले से होते जा रहे हैं। चलो उसके बाद ऑडिटिंग स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली इजिप्शियंस। अर्ली इजिप्ट में बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी ऑडिट होता था। ऑडिट क्या है, ऑडिट मतलब चेकिंग, करेक्ट है कि रॉन्ग है, आप जो करे हो ना, तो ये ऑडिटिंग क्या आता है। ऑडिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैंडेटरी थिंग, बट ऑल बिजनेसेस मस्ट नॉट यू नो अप्लाई फॉर ऑडिट। कंपनी को ऑडिट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इटालियन लुकी पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इटाली ऑल्सो स्टार्टेड डबल एंट्री सिस्टम। मतलब पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम था, डबल एंट्री मतलब जब प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे ना तब ये और क्लियर हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। और ये डेबिट क्रेडिट होने से ना इतना मजा आता है करने में, इतना लॉजिकल बन गया है चीज, क्या बताऊं। तो ये जो है, और नेचर ऑफ अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे तब, नेचर ऑफ अकाउंटिंग मतलब नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा ये डेबिट और क्रेडिट का क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ सीए स्टार्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड। मतलब ये सीए इंडिया से शुरू नहीं हुआ है, स्कॉटलैंड से शुरू हुआ है। फिर Ali Khwarizm's book introduced al-Jabr, meaning restoration, which European translated
as algebra to its inheritance accounting leading to 3 fundamental accounting. देखो कब से बहुत पुराना कंसेप्ट है ये algebraic concepts such as debit credit जो मैं बताया, real account मतलब asset account और nominal account मतलब expenses and income account. ओके तो चलो ओके बाद में आपको पता चलेगा कि एक्सपेंस और इनकम को ही हम सिर्फ नॉमिनल बोलते नहीं, बहुत सारे अकाउंट्स है जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कुछ मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं, जो भी नॉमिनल अकाउंट ही है एक तरह का, ठीक है. सो दे आर लाइक यू नो they are kind of nominal account. Okay, they are closed in P&L. So all these things you will know afterwards when आप डिटेल में पढ़ोगे. तो चलो माउस ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. हिस्ट्री हो गया, फिर अपॉर्चुनिटीज. तो ये तो मेरे को अलग से कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये मैं बाद में तो बताऊंगा और एक वीडियो बना के, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं एकदम अपॉर्चुनिटीज को एक जगह कर दिया हूँ. लेकिन इधर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये कंटेंट जो कोर्स है, ये कोर्स कंटेंट में ही एक इंडिपेंडेंट कंटेंट है. सो दैट इज चार्टर्ड अकाउंटिंग. आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हो, ACCA CPA कर सकते हो. ये 3 जो नेचर है ये सेम है. फिनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड अभी कंपनी सेक्रेटरी का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा जो मैं पहले बताया था, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसके बाद ब्रोकर एजेंट मतलब स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर. अभी ब्रोकर क्या है ना, आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि अभी ब्रोकर ऐसे फोन पे बात नहीं करते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं, सब ऑनलाइन होता है. अकाउंटेंट तो हो ही सकते हो, ट्यूटर अब बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो. बहुत सारा यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ big organizations. For example, Goldman Sachs बहुत इंपॉर्टेंट यू नो नाम से ये. उसके बाद कंसल्टेंसी दे सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंसी आप दे सकते हो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हो और अकाउंटिंग यू नो लॉ के बारे में भी जानते हो. तो मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर फील्ड में सब जा ही सकते हो. आप अकाउंटिंग जानते हो तो बिजनेस कर ही सकते हो ना. और बिजनेस करने का तो ऐसे कोई फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं होता है. और एक्चुअल साइंस मतलब जैसे आप LIC बोलते हो तो एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट. तो इसके लिए अलग से स्टडी मटेरियल है, लेकिन अकाउंटिंग का नॉलेज आपको चाहिए अगर आप ये सब फील्ड में जाना चाहते हो. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज का कोई कमती नहीं है. सब बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैं एक्सेट्रा से दे दिया हूँ, बहुत सारा अभी भी है. अगर मैं एक वीडियो में बता दूं तो मतलब बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं और एक वीडियो पे ये सब तो बताऊंगा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दूंगा. तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है. उसके बाद कोर्सेस वेयर वी गेट अकाउंटेंसी. कोर्सेज वेयर वी गेट अकाउंटेंसी मतलब क्या, कहाँ कौन सी कोर्स में हम लोग अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे. बीकॉम ऑनर्स में तो पढ़ेंगे, बीकॉम प्रोग्राम में तो पढ़ेंगे, ये तो मस्ट है. BBA में भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उतना ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ते क्योंकि ये मैनेजमेंट में ज्यादा ओरिएंटेड है. BSc फाइनेंस में हम लोग पढ़ते हैं एनी प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA हो गया, CMA हो गया, CFA हो गया, CS हो गया. उसके बाद ACCA CPA CMA हो गया. Lots of you know there are professional courses where you have to study accountancy. Other some you know university wise depend करता है क्या क्या courses है. तो जैसे BF हो गया, Bachelor of Accounting and Finance, BMS हो गया, BFM फाइनेंस यू नो फिनेंशियल मार्केट के ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, BBS हो गया, बिजनेस स्टडी, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज. तो ये सब जो कोर्सेज है इसमें भी आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा. चलो, अकाउंटिंग इज अ बेसिक थिंग. जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो ना, कोई भी चीज करने के लिए साइंस में मैथ्स इज अ फंडामेंटल थिंग, वैसे ही कोई भी जैसे चीज करने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में आपको अकाउंटिंग आना चाहिए. लास्ट बट यू नो द सेकेंड लास्ट स्लाइड, दैट इज मैथ्स वर्सेस विदाउट मैथ्स. ये एक डिसीजन मेकिंग, आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग वे में आ गया है क्योंकि इट इज अ यू नो दिस कोर्स इज टेलिंग गिविंग यू ऑल नॉलेज which we generally don't discuss. तो ये आपको मिल जाएगा इधर, ठीक है. चलो
मैथ्स वर्सेस विदाउट मैथ्स इन 11-12 क्या क्या प्रोज है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैथ्स लेने का। अब अगर विदाउट मैथ्स लेना है तो इसका प्रोज भी है, कॉन्स भी है, सब चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। अगर आप मैथ्स लेते हो तो क्या क्या प्रोज होता है आपका, देखो एक्यूरेसी, एनालिसिस पावर, एप्टीट्यूड बिल्डिंग, मोस्ट कोर्सेज रिक्वायर मैथ। तो आपको अगर मैथ रहता है तो आपको मैथ्स मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स चाहिए, ऑनर्स कोर्सेज करने के लिए मैथ्स चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स चाहिए, बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स चाहिए। तो मैथ्स अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ये सब कोर्सेज नहीं कर पाओगे। आपको प्रोग्राम कोर्स करना पड़ेगा, वैसे प्रोग्राम कोर्स का ज्यादा डिमांड है नहीं। कॉन्स क्या क्या, आपको ज्यादा प्रेशर लेना पड़ सकता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी करना पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम लोग का लेकिन अभी अप्लाइड मैथ्स आ गया है तो थोड़ा यू कैन गेट सम रिलीफ ओवर देयर। लेकिन मैं जब पढ़ा था मेरे को कैलकुलस पढ़ना पड़ा था, मेरे को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ा था, मेरे को जैसे हो गया रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट, डेरिवेटिव, ये सब भी पढ़। लेकिन लिमिट डेरिवेटिव का जो चीज है, कैलकुलस का जो चीज है, वो सब काम में आता है। लेकिन थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन भी हमको करना पड़ा था वो लिमिट डेरिवेटिव में। उसके बाद लेकिन वो काम आया था क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हम साइंस का भी कर पा रहे हैं, साइंस जो मैथ्स कर रहे हैं अगर हम भी कर पा रहे हैं तो वी आर मच लाइक अहेड ऑफ मेनी पीपल। नेक्स्ट एग्रीगेट में आपका दिक्कत हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स आपका स्कोर बहुत कम गया, जैसे बहुत सारा यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल उसमें से ये क्या बोलते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया। मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑल द सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट मार्क्स के ऊपर जांच किया जाता है आपका कट ऑफ। तो एग्रीगेट अगर आपका मैथ्स के वजह से पूरा एग्रीगेट कम जा रहा है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है ना। उसके बाद स्कोर क्या बोलते हैं, रिडक्शन। स्कोर रिडक्शन मतलब जो है जो कि एग्रीगेट स्कोर रिडक्शन में ये पॉइंट ही है, इसका ही एक्सटेंशन है। तो दैट इज द होल थिंग। बट अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप कुछ जिंदगी में रिस्क लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू टेक मैथ्स, उसमें आपको फायदा मिलेगा, नुकसान बहुत कम है। उसके बाद कंसेप्ट यू मस्ट नो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अकाउंटेंसी। और मैथ्स में क्या है ना, आपका माइंड ऐसे डेवलप हो जाता है, बाद में आप कोई भी कोर्स करो तो आपको इजी लगेगा कि भाई इतना हार्ड मैथ्स अगर हम टैकल करे हैं तो ये तो बहुत इजी है मेरे लिए, ठीक है। ये एक बार आप नोट कर लो कि कौन सी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर मैथ्स आप नहीं ले रहे हो तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, विदाउट विच यू कैन नॉट कम इन दिस फील्ड। पहला चीज है बेसिक अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या क्या चीज आता है, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो नंबर्स प्रॉपर्ली आना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट में ऐसा भी देखा हूँ नंबर्स प्रॉपर्ली नहीं आता है, मिलियन बिलियंस का पता नहीं है। हाँ, मिलियंस बिलियंस सिर्फ इंडियन सिस्टम नहीं है, आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी जानना पड़ेगा, अमेरिकन सिस्टम ऑफ काउंटिंग भी जानना पड़ेगा। तो दे आर प्रैक्टिकल, यू हैव टू नो। सो नंबर्स सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम के बारे में जानना है। देन नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके, दिस टाइप ऑफ नंबर्स, इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इमेजिनरी नंबर हो गया, और क्या है नंबर सिस्टम। उसके बाद छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जैसे रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, और क्या क्या, यूनिटरी मेथड हो गया, ओके। और एल्जेब्रास में उसके आपका इक्वेशंस हो गया। मतलब इक्वेशन में क्या क्या आता है, इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बाद क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको आना चाहिए। इक्वेशंस हो गया, फिर मैट्रिक्स तो मैं बोला ही हूँ, एल्जेब्रिक पार्ट है ये। उसका कैलकुलस, लॉगरिथम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जो आप छोटे उम्र में पढ़े हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप पढ़े हो लेकिन थोड़ा डाउट है मेरे को पता है, अगर डाउट नहीं है तो अच्छा है। आप बहुत सारा एप्लीकेशंस ओरिएंटेड कंपाउंड इंटरेस्ट का आ जाता है, फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो गया, फिर इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, परपेचुइटी, एनुइटी, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, ऑल दिस थिंग्स, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, ओके। फिर CAGR हो गया। सो ऑल दिस कंसेप्ट यू नीड टू नो। उसके बाद लॉगरिथम हो गया, मैट्रिक्स के साथ साथ डिटर्मिनेंट भी आ जाता है। अरे बहुत
haphazardly। और क्या क्या चाहिए, और चाहिए ये थोड़ा मैथमेटिक्स तो है ही, लेकिन ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं लगता है, इसमें ज्यादा एक्यूरेसी लगता है। फर्स्ट इज ग्राफ। हाँ, अब ग्राफ थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि ग्राफ देख के आपको फंक्शंस, रिलेशन फंक्शंस तो आना चाहिए आपको। तो फॉर एग्जांपल आपको ये आना चाहिए, व्हाट डज दिस कर्व मींस, दिस कर्व मींस दैट इट हैज कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप, इसका भी कांस्टेंट स्लोप है। फर्क क्या है, हियर दी y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, हियर दी x कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के टाइम भी ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। फॉर एग्जांपल आपको, आप जब कॉस्टिंग करोगे, ये कार्व आपको बहुत इंपॉर्टेंस आएगा। ये कार्व ग्रेटेस्ट इंटीजर कार्व होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के टाइम आपको ये चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेयरकेस कार्व आल्सो। फिर अलग अलग जो कार्व्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, और कार्व का तो, ग्राफ का तो आपको नॉलेज चाहिए। ये मेरा कॉस्ट कर्व है, ठीक है, टोटल कॉस्ट कर्व। ओके, उसके बाद ये मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब आपको चाहिए। चलो, फिर ये आपको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सब बाद में पढ़ोगे, और ये सब अभी बताने का फायदा नहीं है अकाउंटिंग में, ठीक है। चलो, तो ये आपको मतलब एक तो फील दे रहे हैं ना, क्योंकि आपको ये अवेयर रहना चाहिए कि ग्राफ हमको पढ़ना है अच्छे से। और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, टेबल्स, चार्ट्स। ये चार्ट्स हम तब देखेंगे जब हम एक्सेल में करेंगे, ठीक है। तब रेशियो एनालिसिस जब करेंगे ना, एक दो रेशियो एनालिसिस भी करेंगे फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तब देखेंगे कि चार्ट्स कैसे हमको मदद करता है डिसीजंस लेने के टाइम, ठीक है। बहुत इजी कर देते हैं। चार्ट्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होता है, डायग्राम्स हो गया, ओके। टेक्सचुअल भी हो सकता है, टेक्सचुअल फॉर्म्स, पिक्टोरियल फॉर्म्स भी हो सकता है, ओके। सिंबॉलिक जो है, सिंबल्स, ऐसा नहीं है, थोड़ी सब इंटरेस्टिंग बनाने के हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना डेटा प्रेजेंट करने के लिए। मैं तो एक देखा था, अब वो बार डायग्राम के टाइप ही है। फॉर एग्जांपल मैं देखा था, एक फूड है, फूड का स्टैटिस्टिक्स है, इधर ना बना दिया था इन लोग। फॉर एग्जांपल सपोज ये पिज्जा है ना, तो इधर मार्किंग है सपोज 10, 20, तो ये पिज्जा इतना खाया हुआ है, मतलब इतना ब्रोकन पिज्जा है। फिर जो बर्गर है इतना है, फिर जो ये है क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राई इतना है। तो इसमें ऐसा पता चल जाता है कि अब डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि इतना एक्सपेक्टेशन इन्होंने मीट किया है और इतना एक्सपेक्टेशन तक जाना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे, आप सिंबलिक पिक्टोरल यूसेज भी कर सकते हो, ये अपने ऊपर है। लेकिन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। इसमें रेशियो एनालिसिस, रेशियो का काम आता है, यूनिटरी मेथड का काम आता है, परसेंटेज का काम आता है, उसमें शॉर्टकट्स भी यूज होता है। वो तो हम बाद में जब इनपेट का प्रिपरेशन करेंगे तब मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एक अलग से एक सब्जेक्ट है। और लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग तो सब चीज में रहता है, कोई भी एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग रहता है। और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलोलॉगिज्म, सिलोलॉगिज्म, लेकिन अभी सीए का सिलेबस में ये नहीं है अभी। उसके बाद बोले कि सिलोलॉगिज्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जैसे हो गया आपका डेटा सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, उसके बाद पैटर्न्स, डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम्स हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर और क्या क्या बाकी है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और हाँ, और क्या क्या है भाई, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, और एक तो मैं भूल ही गया, रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा
लॉजिकल रीजनिंग का ये तरीका है, मतलब टाइप्स है। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड में आएंगे, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स एज ऑफ नाउ, अभी के लिए आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर आ जाना चाहिए, मतलब क्या 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 सॉफ्टवेयर क्लास 11-12 में एटलीस्ट आपको जानना चाहिए, थोड़ा बहुत। उसमें मास्टर नहीं होना है, एटलीस्ट आप जानो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टैली ईआरपी। टैली का कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर ले लो, पुराना भी ले सकते हो, अभी तो वैसे टैली क्या जो है उसका नाम टैली प्राइम आई थिंक, नो आई थिंक, हाँ। तो अभी तो टैली वो सब आ गया है, लेकिन ये जो है ना टैली, कोई भी एक टैली उठा के आप जो लॉजिक है वो समझने का कोशिश करो कैसे। लेकिन यू नो बुक्स में हम जब करते हैं और प्रेजेंटेशन जब करते हैं, डेटा एंट्री जब करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वाउचर्स बनाना, अकाउंटिंग वाउचर्स वगैरह बनाना पड़ता है। फिर नॉर्मली हम लोग जब कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम नॉर्मली कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बना के ट्रांजेक्शन कर देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री अलग से बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रा एंट्री अलग से एंट्री करना पड़ता है टैली में। तो ये सब छोटा मोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिकल कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं वो कवर करवा ही दूंगा, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने का है नहीं। और क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स एज ऑफ नाउ। और अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं शॉर्ट बना के भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रैक्टिकल स्किल्स जो अभी होता नहीं है बच्चे के अंदर पढ़ने के बाद भी। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कर, लेकिन उन लोग के पास नॉलेज नहीं है ये सब के बारे में भी, प्रैक्टिकल छोटा मोटा चीज के बारे में भी बहुत छोटा मोटा चीज है, फिर भी उन लोग के अंदर ये नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बैंकिंग कैसे करते हैं, बैंकिंग कैसे करते हैं, रिकॉन्सिलेशन कैसे किया जाता है, रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, पासबुक के साथ कैश बुक मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका रेक्टिफिकेशन करना। उसके बाद डेटा एंट्री जो है, डेटा एंट्री मतलब एडजस्टमेंट करना, लिटिल बिट डेटा एंट्री करना। डेटा एंट्री मतलब एटलीस्ट आपको आना तो चाहिए, टैली में कैसे डेटा एंट्री करते हैं, एक्सेल में कैसे डेटा को इनपुट करते हैं, कैसे यू नो जो क्या बोलते हैं वेरीफाइबल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कोई वाउचर्स हो गया, कैश मेमो हो गया, कैश मेमो आप लेते हो ना, बिल्स वगैरह हो गया, ये सबको देख के कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है, ओके, डेली शीट कैसे एंट्री किया जाता है, ऑल दिस थिंग्स। और क्या, बेसिक रेक्टिफिकेशन एरर, अगर कोई गलती हो गया तो उसको सुधारे कैसे। रेक्टिफिकेशन एरर तो जीवन में करते नहीं है, और इसीलिए तो सक्सेस नहीं आता है। तो रेक्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एवेल्युएट करो, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करो, उसके बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद इफेक्ट एनालिसिस, इफेक्ट एनालिसिस इट इज एनालिटिकल थिंग। अगर आप ये चीज और ये चीज कर पा रहे हो, सिर्फ ये चीज करने से कुछ नहीं होगा, बैंकिंग और डेटा एंट्री करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रिकॉन्सिलेशन नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एनालिटिकल ब्रेन नहीं है। बेसिक रेक्टिफिकेशन एरर नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एवेल्युएटिव स्किल नहीं है। इफेक्ट एनालिसिस नहीं करो, आपके पास एनालिसिस पावर नहीं है आपके अंदर। चीज को जांच करने का, चीज को इन्वेस्टिगेट करने का कैपेबिलिटी, तो ये कैपेबिलिटी आपको ग्रो करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, यही तो हम सीखेंगे कोर्स जब आगे बढ़ेगा तब तक। तो आज के लिए इतना ही, चलिए। आशा करता हूँ मेरे को आशा करता हूँ ये जो मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, और ये जो टाइम स्पेंड करो सो दैट प्रोडक्टिव बने, दैट इज माई इंटेंशन। तो मैं स्क्रीन को स्टॉप शेयर करता हूँ, और तो आज के लिए इतना ही। बहुत लंबा ये वीडियो हुआ है, और देखते हैं कितना देर लगता है लोडिंग करने में, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। मतलब आपके सामने आ रहा है, मतलब अपलोड तो हो ही चुका है। सो बाय बाय, टाटा। और अगर आप नोट्स बनाए हो तो बढ़िया, नहीं तो आपको प्रेजेंटेशन तो मिल ही जाएगा गूगल ड्राइव में। तो टाटा, गुड बाय। फिर से इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग करेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। गुड बाय, टाटा।